अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रिजवान जाफर। सवाल है पाकिस्तान का, इसीलिए आज हम नौजवानों के दरमियान मौजूद हैं। इल्मा यूनिवर्सिटी में बहुत ही काबिल स्टूडेंट्स वक्त मेरे सामने हैं और सवाल लेकर आए हैं कि जमहूरियत का समर जो है वो आवाम को किस हद तक मिल रहा है, क्योंकि आवाज़ें उठ रही हैं कि महंगाई बेइंतहा हो गई है, डॉलर की सूरत हाल आपके सामने है। इसी तरह से चाहे वफाक के मामलात हों या जो 18वीं तरमीम की आजकल बहुत बात हो रही है, तो सूबाई मामलात हो, इन द एंड लोग जो वोट देते हैं या लोग जो टैक्स देते हैं या लोग इन्हीं लोग अवाम के नाम पर जो कर्जे लिए जाते हैं, उसकी वजह यही होती है कि अवाम को रिलीफ मिले, उन तक जो है इसका समर पहुंचे। तो वो पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा है, उसमें जो फेलियर है वो किस हद तक है। जो भी गवर्नमेंट आती है, माजी में आप चले जाएं या इस गवर्नमेंट की बात कर दें, वो सारा मलबा पिछली गवर्नमेंट पे डालते हैं कि पिछले वालों ने इतना बुरा किया है कि हम तो बस वही जो है उसको बेहतर कर लें तो काफ़ी होगा। तो अब अगर यही बात दुरुस्त है तो फिर मौजूदा गवर्नमेंट जो है अगली गवर्नमेंट के लिए क्या छोड़ के जाएगी, ये भी सवाल पैदा होता है। हमारे साथ आज बहुत ही ज़बरदस्त गेस्ट पैनल मौजूद है, तारुफ कराऊंगा। सबसे पहले हमारे साथ हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नुमाइंदगी कर रहे हैं सेनेटर निहाल हाशमी एडवोकेट साहब। ज़बरदस्त क्लैपिंग, वेलकम कहते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी कर रहे हैं, हमारे साथ मौजूद हैं और मीडिया सेल में होते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के और कश्मीर के इशूज़ खास तौर पर भरपूर अंदाज में लीड करते हैं सरदार नज़ाकत अली साहब। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी कर रहे हैं इस इलेक्शन में, MNA का कॉन्टेस्ट भी आपने किया इलेक्शन, और उसके साथ साथ जो इस वक्त मिनिस्ट्री है मैरी टाइम की, उसमें भी एडवाइज़र हैं जनाब महमूद मौलवी साहब, आपको वेलकम कहते हैं। और इल्मा यूनिवर्सिटी की तरफ से रिप्रेजेंटेटिव हैं, एक बड़े ज़बरदस्त माजी के डिबेटर और स्टूडेंट यूनियंस से वाबस्ता रहे, कराची यूनिवर्सिटी से वाबस्ता रहे, महमूद गजनवी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आपको वेलकम कहते हैं। तो निहाल हाशमी एडवोकेट साहब, आपसे आगाज़ करेंगे। तो ये जो सिलसिला है पिछली गवर्नमेंट को कुछ कहने का, और शहबाज शरीफ साहब भी यही नारा लगाते थे कि पिछली गवर्नमेंट ने हमें क्या दिया, नवाज शरीफ साहब भी यही बात कहते थे, और क्योंकि उससे पिछली गवर्नमेंट जो जरदारी साहब की थी तो वो तो जरदारी साहब को बोलते थे कि वो गलियों में घसीटेंगे और सारी चीज़ें करेंगे। अभी मोहब्बत दोस्ती हो गई, वो अलग बात है। तो अब जो सूरत हाल है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, ये जिस जगह पे खड़ी हुई है और जो IMF के पास जाना पड़ रहा है, जो कर्जे इन्हें लेने पड़ रहे हैं मुल्क चलाने लिए, ये सारा नून लीग का किया धरा है कि आप मुल्क को इस जगह पे छोड़ के गए थे कि PTI को जो किक स्टार्ट मिलना चाहिए था या जो काम करने चाहिए थे वो नहीं कर पा रही। 99 में जब हमारी हुकूमत का ख़ात्मा हुआ, जमहूरी हुकूमत का, और मुशर्रफ साहब आए, तो उसके बाद बबल आया पाकिस्तान की इकॉनमी में, जो लेके आए थे शौकत अजीज़ साहब, और कार्ड और प्लास्टिक कार्ड इस टाइप की चीज़। मगर वो इकॉनमी बिल्कुल बैठ गई। जो बुनियादी काम करना था, जो चीज़ आपको ज़रूरत है किसी भी रियासत को चलाने के लिए, आपके इंडस्ट्रियल ग्रोथ, बहुत सारे ममालिक हैं दुनिया में जहाँ पे एग्रीकल्चर बहुत स्ट्रॉन्ग है, मगर अनलेस आपका इंडस्ट्रियल ग्रोथ ना हो आप आगे नहीं बढ़ सकते। उसके लिए आपको चाहिए था रोड, आपको चाहिए था पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स, सी पोर्ट्स, आपको चाहिए था एनर्जी ताकि कारखाने रन कर सकें। और ये पूरा पाकिस्तान शाहिद है कि एनर्जी इस 10 सालों में एनर्जी पे मुशर्रफ साहब के दौर में कोई काम नहीं हुआ, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर पे कोई काम नहीं हुआ, एयरपोर्ट्स पे कोई काम नहीं हुआ। और बदतरीन जो चीज़ अमल हुआ वो ये कि यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर बदतरीन हो गया, और इस तरह की बदतरीन हो गया कि आपके मुल्क में कोई इन्वेस्टमेंट आने को तैयार नहीं था, कोई इन्वेस्टर आने को तैयार नहीं था। MOUs के लिए भी आपको दुबई जाना पड़ता था, वहाँ पे जाके आप MOUs साइन करते थे। तो उनके साथ जब तसलसल हुआ पीपल्स पार्टी का, तो यकीनन फिर पीपल्स पार्टी भी वो डिलीवर नहीं कर सकी। इसी वजह से आपने जो शहबाज शरीफ साहब का कहा, गो के मैं या पार्टी या कोई भी उससे फुल्ली एग्री नहीं करता, मगर एक कवामी दबाव जब होता है तो आदमी उसको जज्बात में कह देता है। दूसरी बात, मगर इस 5 सालों में हमने पाकिस्तान, नियत नहीं होती, जज्बात में कह देते हैं खाली। 1 मिनट सिर्फ, अगर आप कंप्लीट करने नहीं, बस वो 5 साल जो कहते थे कि सरदार 5 सालों में कौन सी, लाहौर की गलियों में सर, कहाँ की गलियों में, लड़काना की गलियों में, लाहौर इस्लामाबाद लाड़काना, अच्छा वहाँ की गलियों में चले। उन 5 सालों में हमने जहां कर्जा लिया, हमने कर्जा ले करके आपके मुल्क का इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया, अंधेरे से रोशनी में लाया। अब अगर जो कहते हैं कि जी आपने वो कर्जे कहाँ ख़त्म किए, तो मौलवी साहब से मेरी गुजारिश होगी कि आप जाएं, FBR आपके पास है,
स्टेट बैंक आपके पास। ये ऐसा नहीं होता है कि आप कहीं से कर्जा लेते हैं, प्राइम मिनिस्टर अपने जेब में डाल के ले आता है और कहीं पे खर्च कर देता है, ऐसा नहीं होता है। उसका एक पूरा मैकेनिज्म होता है, लिखा होता है आपके पास है। जो हमारा बेशतर कर्जा गया वो गया है फॉरेन सर्विस डेट पे, जो हमारे पास कर्ज लिए थे उसको हमने वापस किए। दूसरा हमारा जो कर्ज का एक बड़ा पैसा गया वो हमारे डिफेंस में और टेररिज्म को फाइट करने में, डिफेंस में और टेररिज्म को फाइट करने में। तीसरा जो हमारा कर्जा लगा है वो एनर्जी सेक्टर में लगा है, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में लगा है। और फिर मैं तो कह रहा हूं कि आपके पास इसमें कमाई का जरिया कहां का बना है आपका? कमाई का जरिया कहीं नहीं। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, तो फिर ये ऐसे ही केस भुगत रहे हैं। इसको कहते हैं नाचने ना जाने आंगन टेढ़ा। अगर पनामा करप्शन था तो पनामा में 450 लोगों के नाम थे, सिर्फ एक नवाज शरीफ का काम क्यों चला? इसलिए कि नवाज शरीफ का तो नाम भी नहीं था, उससे हटाना था। और मैं चूंकि स्टूडेंट है तो मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं, ये नवाज शरीफ और इमरान खान की भी गेम नहीं है। आप पाकिस्तान के फ्यूचर, आपको एक बात बताना चाहता हूं मैं, हम हो ना हो 2047 में पाकिस्तान का 7 साल जब होगा तो आप एक बावकार कौम के तौर पे जाएं। मगर आज जो साजिश हो रही है वो क्या हो रही है? 1 रोड 1 बेल्ट ना बन सके। एक तरफ है अमेरिका, इंडिया, इजराइल और दीगर मुफाद परस्त, दूसरे तरफ है चाइना, पाकिस्तान, ईरान, टर्की। ये 2 मंडियों की लड़ाई है। और आज वो चाहते हैं कि पाकिस्तान को वो बिल्कुल माजूर कर दें, पाकिस्तान की इकोनॉमी को भीख के तौर पे दें, आपकी न्यूक्लियर पावर आपसे छीन लें, आपके मिसाइल पावर आपसे छीन लें और आपको अमेरिकन गोद में दे ताकि फिर से आप अमेरिकन हथियार खरीद सकें, उसके पुर्जाजात खरीद सकें, उसकी टेक्नोलॉजी को ले सकें और आप कभी भी अपने पैर पे खड़े नहीं। दूसरी तरफ एक ऐसा आपके पास रिजीम था जिसमें $62 बिलियन की इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट करवानी थी नवाज शरीफ ने, जिसमें से $23 बिलियन की इन्वेस्टमेंट हो चुकी। फैसला इस कौम को करना है। ये एक बहुत गहरी साजिश है पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तान की रिजर्व रोज अगर साजिश है तो कसूरवार ना तो सरदारी साहब हैं, ना नवाज शरीफ साहब हैं, आप पूरी बात सुनें। आज जो इमरान खान साहब हैं, आपको समझना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा। नवाज शरीफ के आपने केस लिया पैसे का, जज लिखता है कि ना इन्होंने कमीशन लिया ना इन्होंने किकबैक्स लिया, इन्होंने बेटे से अकामा ले लिया। वो एक कार्ड होता है, जैसे आपके पास यूनिवर्सिटी में कार्ड होता है, अकामा पे आपने उनको फारिग कर दिया। फिर 1 साल मुल्क कहां थे? नवाज शरीफ जब गए थे तो $23 बिलियन रिजर्व था इस मुल्क का। उस वक्त महंगाई की शरह 4-3.5% थी। उस वक्त आपके जो जीडीपी थी वो 5.8 थी, आज 3 पॉइंट पे आ गया है, बल्कि 2.9 पे आ गया है। आज डॉलर जो है 150 पे पहुंच रहा है, उस वक्त डॉलर 100 पे था। उस वक्त पेट्रोल 62 रुपए पे था, आज पेट्रोल 100 रुपए पहुंच रहा है। इस अवाम को क्या मिला? मैं ये पूछ रहा हूं आवाम को क्या मिला? इनकी बिजली, इनके वालिदैन से पूछे कि इनको बिजली और गैस की मद में कितना खर्च करना पड़ता है। कोई बीमार हो जाए तो उसको दवाई के मद में कितना। देखिए, रियासत अवाम की बेहतरी के लिए होती है। वो जो कहावत है ना, फॉर द पीपुल, बाय द पीपुल एंड द पीपुल। तो आप लोगों को अगर आप करें नहीं जी आप बर्दाश्त करें, भाई इनकी रियासत है, ये क्यों बर्दाश्त करें? बर्दाश्त कोई और करे। तो नवाज शरीफ के दौर में जो हमने किया, जो हमने, अगर आपने कहा कि हमने मुखालफिन के खिलाफ नारे लगाए तो पाकिस्तान को हमने रिलीफ भी दिया। ठीक है जी। तो ये महमूद नौलवी साहब, मुझे आपकी तरफ बढ़ना है, लेकिन उससे पहले क्योंकि हम वो पीछे से निकल के आगे की तरफ आ रहे हैं ना, तो वो पीपल्स पार्टी की तरफ जाना ज़रूरी है कि ये जो ब्रांडिंग भी है पीपल्स पार्टी की, सरदार साहब, मसद आप, ये ब्रांडिंग भी बहुत ज़्यादा करप्शन वाली है। मसद पीपल्स पार्टी का नाम आता है, सरदारी साहब का नाम आता है, बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है ये कि साथ ही जो है ना डॉलर्स नज़र आ रहे होते हैं कहीं अयान अली के साथ साथ, ठीक है। तो उसमें जो है ना वो जो 5 यानी 11 साल तो मुसलसल नॉन स्टॉप आपकी सिंध में हुकूमत, और फिर उससे पहले 5 साल जो है यानी इनकी हुकूमत की जो बात है उससे पहले आपकी वक्त में हुकूमत। तो आज जिस जगह पे खड़े हुए हैं हम, जिस क्राइसिस में खड़े हुए हैं, इस पूरे खित्ते में सबसे पीछे हुए हुए हैं, तो वो कुछ महसूस करते हैं कि उसकी जिम्मेदार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी है? देखें, बहुत शुक्रिया रिजवान। पहली बात है कि आपने करप्शन की बात की, तो पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है जो डे 1 से आज तक पाकिस्तान की अदालतों का सामना करती रही। आपने आसिफ अली जरदारी साहब का जिक्र किया, तो 11 साल तक वो जेल में रहे और पाकिस्तान की तमाम अदालतों से वो बाइज्जत बरी हुए। जहां तक आपने करप्शन की बात की, मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में लोगों ने करप्शन नहीं की होगी, डेफिनेट की है, लेकिन मैं मिसाल पेश करता हूं आपको। मैं की होगी, बिल्कुल की होगी। मैं सारे पीपल्स पार्टी में कोई फरिश्ते नहीं है, लेकिन मैं इसकी मिसाल देता हूं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने क्लियर कहा टॉप टू बॉटम लीडरशिप को, कारकुनों को, कि जिसके ऊपर केसेस हैं, जिसके ऊपर
इल्ज़ामात हैं वो कोर्ट का सामना करे, वो इदारों का सामना करे। इसकी मिसाल देता हूं कि शर्जील मेमन मुल्क के बाहर थे, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की हदायत पे वो मुल्क के अंदर आए और आज जेल में। हमारे तमाम लीडरशिप, दोनों प्राइम मिनिस्टर, दोनों फार्मर प्राइम मिनिस्टर आज अदालतों के सामने हैं। हम अदालतों से भागेंगे नहीं। और जाने वाले वैसे देखें जिसके ऊपर जो, अगर मैं आपको देखें, जो जेल में जाएगा जिसके ऊपर कोई इल्जामात साबित होंगे, अगर पाकिस्तान की अदालतें उसको साबित करती हैं तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अप्रिशिएट करेगी उनको। लेकिन पिक एंड चूज की पॉलिसी को हम कभी तस्लीम नहीं करेंगे कि चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी 1 साल के थे। आप मुझे यह बताएं कि एक शख्स कभी कोई हुकूमती ओहदेदार नहीं रहा, कुछ नहीं रहा, लेकिन सिर्फ इसलिए कि वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का चेयरमैन है, सिर्फ इसलिए कि वो जुल्फकार अली भुट्टो का नवासा है, सिर्फ इसलिए कि मोहतरमा बेनजीर भुट्टो और आसिफ अली जरदारी का बेटा है, इस बुनियाद के ऊपर आज उसको भी अदालतों में लेके जाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन मैं ये कहता हूं, देखें आज मेरे बात कंप्लीट कर, मालिक भी है, इसी बुनियाद के ऊपर वही बिलावल भुट्टो आज जो है मुरस्सी सियासत की वजह से पार्टी का चेयरमैन भी है। इसी बुनियाद पर मैं बात कंप्लीट कर लूं, आपके सवाल का मैं जवाब देता हूं। जबकि दूसरी तरफ नजर मोहम्मद गूंदल के ऊपर EOBI की 42 अरब रुपए की करप्शन है। जो लोग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग छोड़ के चले जाते हैं, वो गंगा और जमुना से नहा के आ जाते हैं, उनके ऊपर कोई इंक्वायरी नहीं चलती। पाकिस्तान के अंदर ये भी है, पाकिस्तान के अंदर नैब और इस तरह के इदारे टोटल विक्टिमाइजेशन के लिए बने, तमाम लोगों की वफादारियां चेंज करने के लिए परवेज मुशर्रफ ने उनको बनाया है। आज भी नैब के ऊपर बहुत सारे इल्जामात हैं कि नैब लोगों को हरासा कर रहा है, और उन लोगों को जिनका पॉलिटिकल फिगर है और जो पाकिस्तान के अंदर काम करते रहे। मैं ये कहता हूं कि आपने बात की ना चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की, हमारी एक CEC होती है, CEC फैसला करती है कि पाकिस्तान के अंदर किस बंदे ने कौन से ओहदे पे रहना है। ये हमारा एक इंटरनल इशू है। पाकिस्तान के अंदर कोई एक सियासी जमात बता दें, नवाज शरीफ साहब की, इमरान खान साहब की, कि इमरान खान कौन से इलेक्शन के जरिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बने, ये तो एक अलग बात है। लेकिन मैं ये चाह रहा हूं कि पाकिस्तान के अंदर अगर आप जो स्टूडेंट बैठे हुए, पहली बात तो यह कि मैं आपको दावत देता हूं कि आप पाकिस्तान के पॉलिटिकल सिस्टम का हिस्सा बने। बेशक आप किसी सियासी जमात के अंदर जाएं, लेकिन जब तक ये मुल्क चेंज नहीं हो सकता, जब तक आप इस मुल्क का पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा नहीं बनेंगे। मैं आपको चैलेंज करके कहता हूं कि हमारी पार्लियामेंट के अंदर, चाहे वो पाकिस्तान की कोई भी पार्लियामेंट है, उसके अंदर बैठे हुए 80% लोग लेजिस्लेशन बगैर देखे हाथ खड़े करते हैं। लेकिन आप जैसे पढ़े लिखे लोग जब पार्लियामेंट का हिस्सा बनेंगे, आप जैसे लोग अगर नौजवान लीडरशिप के साथ खड़े होंगे, तो मैं दावे से कहता हूं कि ये मुल्क चेंज होगा। अगर आप इसी तरह किनारे बैठ के अगर आप पॉइंट स्कोरिंग करेंगे, रिजवान जाफर साहब की स्पीच सुनेंगे, तालियां बजाएंगे, तो ये इससे कोई बेहतरी नहीं आने वाली। मैं आपकी आखिरी जो बात है इससे मुकम्मल एग्री करता हूं कि एक नई क़यादत, पढ़े लिखे लोग जब सियासत में आएंगे तो ऐवानों में जो जमहूरियत है, जैसे कह रहे हैं कि 80% लोग बगैर बिल पढ़े जो है हाथ खड़ा कर देते हैं, उसकी वजह यह है कि वो उस बिल को नहीं देख रहे थे, वो अपनी पार्टी क़यादत को देख रहे होते हैं, पार्टी कायद के आंखों के इशारों को देख रहे होते हैं, बिल को नहीं देख रहे होते। तो पहले जमहूरियत जो पार्टियों में आना जरूरी है, पहले पार्टीज में जब जमहूरियत आएगी, वहां इख्तलाफ की हिम्मत होगी, वहां डायलॉग होगा, वहां डिबेट होगी, तो उसके बाद ऐवान में जो है वो जमहूरियत आएगी। ठीक है जी, टाइम एक ब्रेक का हो रहा है। वेलकम बैक। सवाल है पाकिस्तान का, इसीलिए आज हम हैं नौजवानों के दरमियान। इल्मा यूनिवर्सिटी के बहुत ही काबिल स्टूडेंट और ख़ासतौर पे ज़्यादातर मेरे सामने मीडिया साइंसेस के स्टूडेंट बैठे हुए हैं, और हम यहाँ पे सवाल लेकर आए हैं जो ख़ास तौर पे 3 बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं हमारी, इनका जो अदवार रहे हैं इस पर बात हो रही है, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से बात हुई, और अब जो दौर का आगाज़ हुआ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। महमूद मौलवी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। महमूद साहब फरमाइए, सिर्फ और सिर्फ जो है वो पिछली ही गवर्नमेंट को इल्ज़ाम देना है या कुछ डिलीवर करना है, कुछ ऐसी जगह पे 5 साल में पाकिस्तान को छोड़ के जाना है कि उसके बाद आने वाली हुकूमत जो है वो कम से कम वो बातें ना कह रही हो जो आपकी हुकूमत पिछली गवर्नमेंट के बारे में कह रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पहले सवाल का मैं आपको एक जवाब दे दूँ कि ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि हमें एक दूसरे के ख़िलाफ़, मतलब होता ये ना कि हम अगर पीछे वाले गवर्नमेंट को ब्लेम करते रहें और फिर कोई आया दूसरे को ब्लेम करें, एक तो ये ब्लेम गेम तो ख़त्म होना चाहिए। हम सब पार्टीज़ को इसके ऊपर कंसेंसस करना चाहिए कि जिस वक्त से हमने उठाया है हम उसको लेके आगे चलें। क्या आपकी ये बात
फवाद चौधरी मान लेंगे? देखिए क्या आपकी ये बात फैसल वाडा मान लेंगे? देखिए हम क्या आपकी ये बात और कौन कौन से नाम है वो सारे? अच्छा चले, खुद इमरान खान साहब मान लेंगे। ठीक है, देखिए मैं आपको बता रहा हूँ ना, देखिए मैं कहना जो चाह रहा हूँ ठीक है कि हम उसको उस वक्त से लेके चले। देखिए आज यूनिवर्सिटी की मैनेजमेंट हाँ। किसी के पास है, जब हमने मैनेजमेंट संभाला, हम उसको लेके आगे चले, उसको बेहतरी की तरफ लेके जाएं। क्योंकि देखिए जो चीज़ है उसी को लेके आप आगे जाएंगे ना। देखिए अगर 5 साल के अंदर या 3 साल के अंदर आप देखेंगे जो खराबियां हुई, ठीक है ना, उसके जिम्मेवार तो हम होंगे डेफिनेटली। क्योंकि उसकी वजह यह है कि अगर आज मैंने प्रोडक्शन शुरू किया, देखिए 6 महीने या 7 महीने हो गए हैं, ठीक है ना, हुकूमत में आके, तो ये असल में होता क्या है, जो क्यों लोग जो पीछे लेके जाते हैं ना, उसकी वजह क्या होती है? उसकी वजह ये होती है कि हर आदमी जैसे ही जो हुकूमत आती है ना, उसको कहता है कि जी ये आपने कर दिया, ये आपने कर दिया, ये आपने कर दिया, ठीक है। अब वो हुकूमत ने अभी शुरू किया, उसकी पॉलिसीज जो है वो उसी दिन से इंप्लीमेंट होके कोई चेंज नहीं हो जाती। देखिए ना, माली हालात आपके एक दिन में या जिस दिन गवर्नमेंट आएगी, हम कोई जमीन से पौधा तो नहीं निकाल रहे ना। नहीं, लेकिन वो ठीक है, हाँ। वो नहीं निकाल रहे, लेकिन मसला क्या आता है कि जो आप खुद हुकूमत में आने से पहले मंशूर दे रहे होते हैं या जलसों में तकरीरें कर रहे होते हैं, लोग तो उन तकरीर की बुनियाद से मवाजना कर रहे होते हैं ना, कि जब आप ये कह रहे होते हैं कि जनाब आपके आते ही इतने अरब आ जाएंगे पाकिस्तान के बाहर से, जो है इस तरह से जो पैसे बरसना शुरू हो जाएगा और ये कुछ हो जाएगा, तो फिर लोग उस तनाजुर में देख रहे होते हैं कि आप क्या रहे थे और अब आने के बाद आप क्या कर रहे हैं। देखिए मैं बिल्कुल आपसे इत्तेफाक करता हूँ। देखिए बहुत सी चीजें जो है ना, लोगों की एक्सपेक्टेशंस हमसे बहुत ज्यादा थी, वो खुद बनाई थी आपने एक्सपेक्टेशन, ऐसा लोगों की बनी नहीं थी, वो आपने धर्मों में जलसों में खुद बनाई थी। एक्सपेक्टेशंस ज्यादा थी, ठीक है ना। अब जब एक्सपेक्टेशंस ज्यादा थी ना, तो हम उस एक्सपेक्टेशंस के ऊपर हम नहीं उतर सके। मैं आपको इस पे ओपनली कह रहा हूँ। चलिए, आज बात हो रही है और मुसलसल गुफ्तगू हो रही है कि गवर्नमेंट जो है वो अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर करे, और सिर्फ इल्ज़ामात पिछली गवर्नमेंट के बजाय आपकी जो परफॉर्मेंस है वो ज़्यादा हाईलाइट होनी चाहिए। इल्मा यूनिवर्सिटी में मौजूद हैं बहुत ही काबिल नौजवान मेरे सामने हैं, और अब इस सेशन में सवालात का सिलसिला है, तो आपसे आगाज़ करेंगे। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम सैयदा आयशा है और मेरा सवाल है पीपल्स पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव से। आप लोग के काफ़ी ईयर्स से सिंध में गवर्नमेंट है, जैसे आपसे सवाल किया जाता है आपकी कारकर्दगी पे, तो आप लोग दूसरों की शिकायतें गिनवाने लगते हैं। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि आप लोगों के, जैसे आपने शर्जील मेमन साहब का कहा कि वो अभी जेल में, ऐसे लोगों का ताल्लुक कभी भी है ही क्यों पीपल्स पार्टी से? अगर वो हमारे पास हुकूमत में है सिंध में, जो लोग करप्शन करते हैं, आप लोग को तो उनसे तर्क ताल्लुक कर लेना चाहिए। और क्या आप लोग की परफॉर्मेंस ऐसी है कि आप थर्ड पार्कर का हाल देख लें, आप अंदरूनी सिंध का हाल देख लें, आप लोग किस मुंह से वोट मांगने जाएंगे? सिंध वाहिद सूबा है पाकिस्तान का जिसमें हेल्थ सेक्टर में सबसे ज्यादा काम हुए। यहाँ से 5 मिनट की ड्राइव पे, 1 मिनट, यहाँ से 5 मिनट की ड्राइव पे अगर आपको अल्लाह ना करे अगर किसी को कोई हार्ट का इशू होता है, तो यहाँ पे कयूमाबाद पे हमारी वैन खड़ी है, वो फ्री चेकअप करेगी। पूरे पाकिस्तान के अंदर वाहिद सिंध सूबा है जिसमें जो एंजियोप्लास्टी होती है वो फ्री होती है, ओपन हार्ट सर्जरी फ्री होती है। पूरा पाकिस्तान आज सिंध में आके सारे ऑपरेशन करवा रहा है। ये कारकर्दगी है पाकिस्तान की। सर, तो थर में बच्चे क्यों मार रहे हैं? जी बिल्कुल, मैं आपकी बात को देखें, आप असल में आप में से कोई थैर तो जाता नहीं है। ज़ाहिर है यहाँ बैठ के आपको जो मीडिया या जो हमारे मुखालफिन बात करते हैं, वहाँ पे सबसे बड़ा इशू ये था। मैं सिर्फ आपकी एजुकेशन के लिए कर रहा हूँ, मैं अपनी कोई पॉइंट स्कोरिंग पे नहीं जाना चाह रहा हूँ। वहाँ पे एक अर्ली मैरिजेस का एक इशू था जिसकी इंटरनेशनल ऑब्जर्वर ने आके वहाँ पे एनालाइज किया कि वहाँ पे सबसे ज़्यादा अमवात अर्ली मैरिजेस की वजह से बच्चों की हुई हैं। उस पे सिंध असेंबली ने लेजिस्लेशन की है, उसके ऊपर अमल दरामद भी हो रहा है। लेकिन मैं आपको दावत देता हूँ कि आप लोग थैर चलें। आज से 10 साल 11 साल पहले का थैर और आज का थैर देख लें, और मिट्टी कॉम्प्लेक्स हॉस्पिटल राउंड द क्लॉक काम कर रहा है। सर, मेरा निहाल हाशमी साहब से एक सवाल है। सर, इनके लीडर 3 बार मुल्क के वज़ीर आज़म बने और 3 बार मुल्क के वज़ीर आज़म बने, और पंजाब में ऐसी कंडीशन है कि वहाँ कोई हॉस्पिटल नहीं है। इनके लीडर जेल जाते हैं और वहाँ जाके बोलते हैं कि मेरी तबीयत ख़राब हो गई है, मुझे इस मुल्क में इलाज नहीं करवाना। सर, मेरा इनसे सवाल ये था कि आपने 3 बार इस मुल्क की, आपके लीडर ने
क़यादत की और साथ आपने पंजाब में अभी तक कोई ऐसा हॉस्पिटल नहीं बनाया जहां आपके लीडर का इलाज हो सके। सिर्फ 3 दफा तो वजीर आजम रहे, वजीर आला भी अलग रहे हैं। वजीर आला शरीफ साहब 10 साल इनकी हुकूमत पंजाब के अंदर रही है, साथ साथ चलें, सही है, वहाँ कुछ नहीं करा। नवाज शरीफ साहब की जो इलाज का मसला था, अगर उनको हार्ट का प्रॉब्लम है तो उनको मैटरनिटी होम में तो एडमिट ना करवाए ना। सर बात ये सही है, आपके सवाल का मैंने जवाब दे दिया। हर आदमी को बुनियादी हक है कि वो अपना इलाज कराए। पंजाब में जो हॉस्पिटल्स हैं, आप ज़रा जाइएगा, शरीफ मेडिकल सिटी जो प्राइवेट हॉस्पिटल है उनके वालदैन के बनाए हुए, वो भी एक स्टेट ऑफ द आर्ट है। और उसके अलावा पंजाब में हर शहर में इट्स स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल्स मौजूद हैं, दुनिया की बेहतरीन हॉस्पिटल्स मौजूद हैं। लेकिन फिर भी शरीफ फैमिली वहाँ इलाज नहीं करवा सकती सर। शरीफ वो उन्हें वहीं करवाना होगा लंदन में। एक शरीफ फैमिली ने हमेशा शरीफ मेडिकल सिटी में ही अपना इलाज कराए, मगर कुछ ऐसे बीमारियां होती हैं जिसका इलाज आपके पास नहीं है। मसलन जो कुलसुम नवाज साहब को बीमारी हुई थी, आप जैसे नौजवान ही कहते थे कि यार ये तो मजाक है, ये तो ड्रामा है, तो मजाक और ड्रामे में उसने अपनी जान उसको देनी पड़ी आप लोगों के ड्रामे और मजाक को सच साबित करने के लिए। तो इसीलिए हेल्थ के हवाले से जब सवाल करें तो याद रखिएगा आप भी कभी बीमार हो सकते हैं। लेकिन सर बीमार तो हो सकते हैं, लेकिन इस मुल्क का में कितने लोग हैं जो लंदन जाके इलाज करा सकते हैं? जिसको असला इस्तात दे वो जरूर जाए। एक तो मैं महमूद भाई को ही बताता चलूं कि जॉर्ज बुश सीनियर, जॉर्ज बुश जूनियर में क्या रिश्ता था, जेरी बुश में क्या रिश्ता था, सीनियर ट्रूडो और जस्टिन ट्रूडो में क्या रिश्ता है, और श्रीलंका की नायके, अनवर नायके और बंदर नायके में क्या रिश्ता है। तो इस तरह से जो पूरी दुनिया है वहाँ पे जो अवाम है, अगर किसी ख़ानदान के किसी बेटे को, बेटी को, बीवी को, बहन को अगर मुत्तफिक हो जाए अपना लीडर चुनने में, तो हमें एतराज़ नहीं करना चाहिए। और लीडर बनना इतना आसान नहीं होता है, सियासत करना। मैं जानता हूँ मैं कितने बार जेल गया हूँ, मेरे घर पे कितने छापे पड़े, मेरी फैमिली कितनी सफ़र की, फाइनेंशियल हम कितने टॉर्चर हुए, हमें पता है। चैट करके बोलना, अखबार पढ़ना बहुत आसान है, मगर 30 साल जब आपकी फैमिली, आपकी माँ, आपका भाई, आपका बहन, उसको नौकरी ना मिल रही हो, उसको सजा मिल रही हो, तो फिर मैं पूछता हूँ सियासत की ये कीमत होती है। मैं आपकी बात से बिल्कुल अग्री करती हूँ कि यहाँ हॉस्पिटल्स हैं, लेकिन यहाँ वो हॉस्पिटल्स हैं जो मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास फैमिलीज अफोर्ड नहीं कर सकती। अगर आप कराची में जाएंगे, सिविल हॉस्पिटल्स का आप हाल देखें। मैं सिर्फ आपको टारगेट नहीं कर रही, मैं पीपल्स पार्टी वालों से भी मुखातिब हूँ। वहाँ पे लोग नीचे बैठे हुए होते हैं चादरें बिछा के। हर कोई मिडिल क्लास फैमिली आगा खान और लियाकत नेशनल अफोर्ड नहीं कर सकता। मेरा दूसरा सवाल ये है कि सारे सियासतदानों के जो बच्चे हैं वो अब्रॉड जाते हैं पढ़ने। पाकिस्तान को इतना तरक्की याफ्ता क्यों नहीं किया गया कि यहाँ पे वो यूनिवर्सिटीज़ बनाएं जहाँ पे बच्चों को बाहर ना जाना पड़े पढ़ने। हर किसी के माँ बाप इतने, उनके पास इतना पैसा नहीं होता कि वो अपनी औलाद को बाहर भेजें। मैं समझता हूँ आप बड़े खुशकिस्मत आदमी है कि आपके पास महमूद गजनवी जैसे आदमी है। मैं इनको 40 साल से जानता हूँ, स्कूल और कॉलेज से जानता हूँ। ये 2 बार कराची यूनिवर्सिटी के मुंतखब प्रेसिडेंट रहे थे। क्लास के बहुत ही आला पैमाने के पाए के ये मुकर्रिर है। बिल्डिंग नहीं, अब शायद आपका मास कम्युनिकेशन बहुत अच्छा चले, बिकॉज महमूद गजनवी इज हियर। इसी तरह हॉस्पिटल बिल्डिंग से नहीं चलता बेटा, अच्छे डॉक्टर्स चाहिए, इंटेंशन चाहिए और डेडिकेशन चाहिए। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा सवाल ये है कि इलेक्शंस करीब आते हैं, कैंपेन्स चलती हैं, तो यूथ को बहुत टारगेट किया जाता है। यूथ के नाम पे वोट तो ले लिए जाते हैं, लेकिन नुमाइंदगी क्यों नहीं दी जाती पार्लियामेंट्स में? तो ये कैसी तब्दीली है कि इतनी महंगाई हो गई है कि मतलब हमारी मेडिसिन इतनी महंगी हो गई है, हमारे डॉलर सब रेट बढ़ गए, तो ये कैसी तब्दीली है? तो इसमें आवाम क्या करे? ठीक, बिल्कुल जी। इसका जवाब बेटा मैं दे दूं। देखें, बिल्कुल इसको तब्दीली जैसे आप कह रहे हैं ना, घबराना, ये जो तब्दीली आई है ना, तब्दीली अभी आई है, तब्दीली फिर आएगी। देखें, हम कब आएगी अब सर? थोड़े अरसे में आएगी ना बेटा, 6 महीने में। जब 6 महीने में तब्दीली आई है, डॉलर ऊपर गया है, तो मैं आज आपके यहाँ पे बैठ के बोल रहा हूँ डॉलर रिवर्स भी लेगा। जो एक ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ ऊपर ही लेके जाएंगे। डॉलर आपको आज आपको बता पार्टी से मेरा सवाल है सर, आप किसी और पर ना डालें, बस ये बताएं सिंध की प्लीज़ कब ठीक कर रहे हैं? आपने देखा है सोशल मीडिया पे इतनी वीडियोस आती हैं, हर बार कुछ ना कुछ नया ये लोग कर रहे होते हैं। मैं आपकी बात को सेकंड करता हूँ। सिंध के अंदर जितनी पुलिस में रिफॉर्म्स की जरूरत है पूरे पाकिस्तान में कहीं भी नहीं है। लेकिन अनफॉर्चुनेट मैं आपको बता देता हूँ
कि पाकिस्तान के अंदर सूबा सिंध वाहिद बदकिस्मत सूबा है कि यहाँ पे कराची ये जो वो कमीशन बना था, उसमें सूबा सिंध की गवर्नमेंट के पास आज सीएम सिंध के पास एक कांस्टेबल चेंज करने का इख्तियार नहीं है। मैं मौलवी साहब की जमात को, क्योंकि यहाँ पे उनकी भी पार्टिसिपेशन है, मैं एमक्यूएम के दोस्तों को आपके चैनल इस चैनल के तवज्जुह से ये कहना चाहता हूँ कि सिंध पुलिस के अंदर रिफॉर्म्स लेके आए उससे पहले कि लोग उठ के खुद खड़े हों और सिंध पुलिस को मारना शुरू हो जाए। ठीक है, देखिए इसका जवाब मैं आपको दे दूं, एक बात मैं बता दूं। देखिए हम ये क्यों सोचते हैं कि चीफ मिनिस्टर के पास पावर होना चाहिए सिपाही को बदलने के लिए? देखिए पुलिस पंजाब में है ना, पंजाब में तीन आईजी हो जाते हैं। देखिए आईजी चेंज करना अलग बात है, आईजी तो ज्यादा नहीं होना चाहिए, पंजाब में होना चाहिए मौजूदा। नहीं, देखिए आईजी चेंज होना बिल्कुल सही है, मगर बाकी जो चीजें सिपाही चेंज होना ठीक नहीं, सिपाही चेंज हो, आईजी चेंज हो। जी सर सब कुछ जवाब दे। देखिए मैं इसका जवाब ये दे रहा हूं, देखिए उनको पुलिस जब आईजी आप चेंज करेंगे, उनके वो अपने लोगों को चेंज करे ना। देखिए अगर पॉलिटिकल देखिए जहां पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होता है ना, मेरा कहना यह है कि देखिए कहीं पे भी मैं कहूंगा कि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस लोअर ग्रेड से अगर आप शुरू करते रहेंगे, चाहे कहीं पे भी हो, तो उसमें देखिए काफी प्रॉब्लम्स होगी, क्योंकि लोग फिर वही कहते हैं ना, लोग अपने मफादात में करेंगे। एसएचओ अगर मालूम पड़े कोई पॉलिटिकल तो फिर प्रॉब्लम्स होगा। सिंध में तो कोटा सिस्टम है, कराची वालों को कब भर्ती करेंगे पुलिस में? आपकी अपनी हुकूमत भी थी, आपकी अपनी हुकूमत भी थी, सदर जरदारी साहब भी सदर सरसे में भर्तियां हुई हैं। आप मैं फैक्ट एंड फिगर आपको भिजवा दूंगा। तमाम जो भर्तियां हुई हैं वो मेरिट की बुनियाद के ऊपर हुई हैं और उसमें सबसे ज्यादा कराची के लोगों को भर्ती। नहीं, इसको मैं आपको करेक्ट कर दूं, नहीं इसका मैं आपको जवाब दे दूं, ये बिल्कुल मैं आपको दावे से कह रहा हूं। देखें जो मैं कहूंगा, मैं स्टेटमेंट दावे से कह रहा हूं कि मेरिट का लफ्ज जरूर है, मगर कोटा सिस्टम है। केपीटी के अंदर अभी 185 जो है ओपनिंग आई, ठीक है, उसमें से कराची का कोटा सिर्फ 5। जी ठीक है, पोर्ट कासिम में आई ओपनिंग 32 लोगों की ओपनिंग आई, कराची का कोटा 1। ये तमाम हजरात तो एक चीज़ इनकी बड़ी अप्रिशिएट करने वाली थी तमाम हजरात की कि ये सबसे ज़्यादा लान तान भी मौजूदा गवर्नमेंट को कर रहे होते हैं सबको, लेकिन जब वतन का मामला आया था तो सब एक पेज पर थे। ठीक है, और ये अप्रिशिएट करने वाली बात है। अच्छा, इसी तरह मैं अभी बड़ा सर ये क्या हमें जगाने के लिए दुश्मन का होना जरूरी है? हम वैसे नहीं जाएंगे। ये मैं यही बात कर रहा हूं, वतन का मामला, जो लोग गरीब मर रहे हैं, जो उन्होंने हॉस्पिटल की बात की, मसद एक गरीब आदमी आज इलाज नहीं करवा सकता, एक गरीब आदमी अपने बच्चे को अच्छी तालीम दिलवा सकता, एक गरीब आदमी आज अपना जो है वो उसको अगर वो अदालती मामले फंस जाए तो वो सस्ता और फौरी इंसाफ हासिल नहीं कर सकता। तो क्या ये वतन का मामला नहीं है? नहीं, ये बिल्कुल ऐसा, मैं यही बात कह रहा हूँ कि ये तमाम हज़रात एक पेज पे आ जाते हैं। अवाम जिससे ये वोट लेते हैं, अवाम के मसाइल पर आप सब एक पेज पे क्यों नहीं होते? ठीक है, बिल्कुल यही इंपॉर्टेंट बात है। सो थैंक यू वेरी मच। हम अपने पैनलिस्ट का और सामने नौजवानों का शुक्रिया अदा करते हैं। चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं, जैसे बात हो रही है तालीम, सेहत, इंसाफ, ट्रांसपोर्ट, एनर्जी क्राइसिस और सबसे बढ़कर हमारा मईशत का जो मसला है, और उसमें इल्ज़ाम जो है पिछली हुकूमतों या एक दूसरे पे लगाया जा रहा है। जो परफॉर्मेंस आपको देनी है वो आप नहीं दे पा रहे हैं। तो अवाम अब सामने है, अवाम शऊर की मंजिलें तय कर रही हैं और अवाम जो है अब अंधे और बहरे और गूंगे होके सिर्फ वोट नहीं डाल रहे हैं। मीडिया का प्लेटफॉर्म मौजूद है, सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म मौजूद है, अवाम आवाज़ उठा रहे हैं और आप लोगों को सर जवाब देना होगा ताकि कारकर्दगी जो बेहतर हो सके और जमहूरियत का समर अवाम को मिल सके। रिजवान जाफर को इल्मा यूनिवर्सिटी से इजाज़त दीजिए। सवाल है पाकिस्तान का।